बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये कंप्लीट आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो क्या होता है, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर चारों की चारों यूनिटों उनका रिवीजन देखने को मिलता है। तो यही पेपर होने वाला आपका जनरल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सारी की सारी आपको रिवीजन मैं करवा दूंगा। आपको ये पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप कोई और अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और अगर आप कोई भी फ्लिपकार्ट व मिंत्रा से कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो इस यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके खरीदोगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अब अपन वीडियो को। पहली यूनिट का पहला प्रश्न है, तापमान और दाब के प्रकार एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। तो तापमान और दाब के कितने प्रकार होते हैं और उसका जो वितरण किया जाता है उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो अब इसको पढ़ेंगे। पृथ्वी पर तापमान और दाब का वितरण समान नहीं होता है। ये अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराओं पर डिपेंड करता है। तो आपको बताया पृथ्वी का जो तापमान है वो अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि आप एक बात सोचो, आप राजस्थान में गए, समझ में आ गए, और आप एक कहाँ पर गए, लेह लद्दाख में गए, तो दोनों के तापमान में अंतर है। क्यों अंतर देखने को मिलता है? क्योंकि एक तो जो आपके सामने जो राजस्थान है वो क्या है, उसकी समुद्र से दूरी इतनी दूर है ना। दूसरी बात है वो निचाई पर भी पड़ता है लद्दाख से, इसलिए वहाँ का क्या है, तापमान आपको लद्दाख का वो कम देखने को मिलता है ऊंचाई के कारण, और राजस्थान का क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें होती हैं जो मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला क्या है, अक्षांश पर निर्भरता। तो जो जितने ज़्यादा अक्षांश होता है उसका भी फ़र्क पड़ता है। ऊँचाई, आपको पता है ऊँचाई की जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती चली जाती है, तापमान है वो लगातार गिरता चला जाता है। फिर अगला पॉइंट है समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। समुद्र के जो पास के इलाके होते हैं, वहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि पानी ना जल्दी गर्म होता है, ना जल्दी ठंडा होता है। और आपको पता है मिट्टी होती है, अब राजस्थान की मिट्टी क्यों है, भाई ज ज दे तो ठंडी हो जा, दिन में तो अच्छी जोर की गर्म हो जा और रात में क्यों जा, ठंडी हो जाए। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने मिले और रात में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड देखने मिले। तो यही है, समुद्र से दूरी भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगली क्या है, समुद्र से किस प्रकार की धाराएँ चलती हैं। जैसे ठंडी धाराएँ चलती हैं तो वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाएगा, और गर्म हवाएँ चलती हैं तो गर्म आपका तापमान देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपके प्रकार की मुख्य चीज़ें होती हैं जो अक्षांश, ऊँचाई, समुद्र की दूरी और समुद्री धाराओं पर आपका तापमान और दाब है वो निर्भर करता है। पहला है, तापमान के कितने प्रकार होते हैं। तापमान के आपको 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, ये आपको पता है यहाँ पर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। क्यों? सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आपको सीधी की सीधी यहाँ पर टकराती हैं। यहाँ के अगर अपन औसत तापमान की बात करें, औसत तापमान कितने देखने को मिलता है? 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपको औसत तापमान है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? आपको पता है भई, यहाँ पर क्या होता है, बड़े-बड़े जंगल पाए जाते हैं, तो इससे क्या रहती है, गर्मी तो रहती है, साथ के साथ नमी भी रहती है। क्यों? क्या ऐसा मौसम बनता है जहाँ पर क्या होगी, बादल बनेंगे, गर्मी रहेगी, पानी वो इवेपोरेट हो जाएगा, बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। तो इससे क्या आपको वो बहुत ज़्यादा नमी देखने को मिलती है और गर्मी भी देखने को मिलती है। गर्मी देखने को मिलती है जभी तो बारिश होती है। तो आपको दोनों को दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला क्या है, समशीतोष्ण क्षेत्र। तो समशीतोष्ण क्षेत्र कौन-सा होता है? जहाँ पर मध्यम दर्जे का तापमान देखने को मिलता है। ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। उसको क्या कहा जाता है? समशीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला कैसा वातावरण होता है, ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसे अंटार्कटिका हो गया आपके सामने, और आपके सामने साइबेरिया जैसा क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या बोला जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ पर क्या होती है, जो आपके सामने जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, नामात्र की पड़ती हैं। इस कारण वहाँ पे क्या रहती है? हमेशा ठंड रहती है। अगला क्या है, दाब के प्रकार। तो दाब के प्रकार भी अलग-अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र। निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पर होता है जहाँ पर सबसे कम दाब क्षेत्र वो देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? भूमध्य रेखा के पास में सबसे ज़्यादा निम्न दाब का क्षेत्र वो देखने को मिलता है। उच्च दाब का क्षेत्र कहाँ पे देखने को मिलता है? उष्णकटिबंधीय व ध्रुवीय क्षेत्र में। क्योंकि वहाँ पे क्या नमी वाली जो ठंड वाली क्या रहती है, आपके सामने हवाएँ रहती हैं, और भूमध्य रेखा पे क्या रहती है, गर्म रहती है। तो गर्म हवा क्या ऊपर चली जाती है और ठंडी नीचे आ जाती है। इस वजह से क्या, वो बार-बार ऊपर जाने की वजह से निम्न दाब बनता है भूमध्य रेखा पर, और ठंडी हवाओं की वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या बनता है,
आपको उच्च दाब देखने को मिलता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ह्यूमिडिटी की वजह से उच्च दाब बनता है। मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो वायु दाब में उतार-चढ़ाव की वजह से, तो मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो वायु दाब होता है, यहाँ पे आपको जो लगातार आपको जो वायु दाब में फ़र्क देखने को मिलता है, इस वजह से फ़र्क दिखाई देता है। वितरण की बात करें, भूमध्य रेखा पर गर्मी अधिक होने से निम्न दाब रहता है। तो जो भूमध्य का क्षेत्र रहता है ना, यहाँ पर क्या रहता है, गर्मी बहुत अधिक रहती है। आपको पता है ना, गर्मी बहुत अधिक रहती है इस क्षेत्र में, तो इससे क्या है, दाब है वो बहुत कम देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा क्षेत्र पे क्या होता है, आपको दाब बहुत हमेशा निम्न रहता है, क्यों, गर्मी हमेशा पड़ती है और गर्मी से हवा वो ऊपर उठ जाती है। जबकि ध्रुवों पर शीतलता के कारण उच्च दाब पाया जाता है और ध्रुव क्या होती है, वहाँ पे ठंडी हवाएँ चलती रहती हैं बर्फ की वजह से, इसलिए वहाँ पर उच्च दाब रहता है। और यही अंतर क्या बनाता है, आपको पवन चक्कर का जन्म दिया। अब क्यों है, आपके सामने ओ मान लो पृथ्वी, उरे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और उरे गर्म है, तो हवा क्या है, गर्म से ठंडा की तरफ जाएँगी, ठंडा वाली गर्म की तरफ आएँगी, तो इससे क्या है, हवा को दाब है, वो दाब चक्कर है, वो चलता रहे। अगला क्या है, मेघ बादल के निर्माण की प्रक्रिया तथा बादलों के प्रकारों के बारे में बताइए। तो बादलों का निर्माण कैसे होता है और बादलों के कितने प्रकार होते हैं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। पहला पॉइंट है, जब सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। तो देखो एक बात सोचो, थे पानी को गिलास पियो और पानी ना बाहर फेंक दियो। छोटा सा उदाहरण है, वो पानी के ऊपर सूर्य की किरण लगी, तो अब क्या होगा, वो वाष्पीकरण होके इकट्ठे चले जाओ ऊपर, आसमान में है उठे चले जाओ, वायुमंडल में चले जाओ। फिर क्या है, इस प्रकार से वाष्पीकरण हो के क्या हो जाएगा, अलग-अलग प्रकार के जो वाष्प होता है, वो क्या हो जाता है, एक बादल का रूप ले लेती है। फिर वो क्या ऊपर उड़ जाती है, तो ऊपर उठने के कारण वहाँ पे क्या होती है, ठंडक पाई जाती है। इस वजह से क्या वहाँ पर जो पानी है, वो किस रूप में आ जाएगा, बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में आ जाएगा। फिर क्या होता है, भारी होने की वजह से वो नीचे आ जाएगा और जैसे नीचे आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो पानी है, फिर से गर्मी की वजह से पानी बन जाता है और उस बरसात देखने को मिलती है और काफ़ी बार ठंडा मतलब गर्म नहीं होने के कारण सीधे ओले की बरसात देखने को मिलती है। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। समझ में आ गया? अब बादलों के प्रकार की बात करें, तो सबसे पहले कौन-से होते हैं, सिरस। सिरस कैसे होते हैं, ऊँचाई पर पतले और सफ़ेद बाल। तो सफ़ेद बादल, तो एकदम एकदम कदे-कदे देखो मौसम साफ रहे, एकदम साफ रहे। जना के ऊपर हवा में थोड़ा-थोड़ा धोला-धोला बादल देखने मिली थाने बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे, पतला रहेंगा और एकदम सफ़ेद रहेंगा, उनके कहा जाए सिरस का नाम से जाना जाए। अगला कौन-सा है, क्यूमुलस। क्यूमुलस क्या होते हैं, रुई जैसे और फूल जैसे, तो क्यूमुलस क्या होते हैं, रुई जैसे और फूल जैसे नहीं होते, अया को जनको आकार बन्यो रहे। समझो आसमान में साफ रखो लेकिन अया का सब बादल को ना अलग-अलग आकार का, उनके कहा जाए क्यूमुलस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटस क्या होता है, पतले पतले बादल, तो अड़काड़ का बादल छाए रही ना, उनके कहा जाए स्ट्रेटस का नाम, स्ट्रेट ही एकदम। समझ में आ गो? अगला क्या है, निम्बस। निम्बस कौन से होते हैं, नींबू ने निचोड़ देना, क्या हो बारी नींबू निचोड़ देना, पानी मतलब वो बारिश होने को सो नींबू निचोड़ते हैं, तो पानी जो नींबू का जो रस होता है वो निचोड़ता है ना, समझ में आ गया? तो रस निकलता है ना, तो वैसे ही समझ लो इसको, निम्बस को किससे, नींबू से याद कर लेना। जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो उससे क्या रस टपकता है, वैसे निम्बस के जो बादल होते हैं उससे क्या होती है, बारिश देखने को मिलती है। और क्यूमुलस को किससे याद कर लेना, कंबल से। तो कंबल कंबल कैसी होती है, रुई जैसी, फूल और उसमें रुई जैसी भरी होती है ना, तो उसको इस तरीके से याद कर लेना। अब यूनिट फर्स्ट आपकी रिवाइज हो गई, अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। यूनिट नंबर सेकंड क्या है, भूमध्य जलवायु की सामान्य विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो भूमध्य जलवायु होती है आपके सामने, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। ये जलवायु आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, 10 से 15 डिग्री के अक्षांश पर उत्तर से दक्षिण में पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, जो उत्तर अक्षांश होता है, उत्तर दक्षिण के 15 डिग्री पर आपके सामने देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको किस बड़े-बड़े जो जंगल है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें अमेज़न के जंगल, बेसिन हो गया, अमेज़न बेसिन हो गया, कांगो बेसिन हो गया और इंडोनेशिया है, जो प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब अयाँ की जगह पाए जाएँगे और भूमध्य रेखा पे जठेके हुए को जंगल है वो सबू ज़्यादा देखने मिलेगा। क्यों देखने मिलेगा? वो मध्य रेखा पे की गर्मी ज़्यादा रहे, तो ई वजह से बरसात होती रहे और बरसात होती रहे तो इससे क्या है, जंगलों को निर्माण होना बहुत आसानी से हो जावा है। तो एक लेके उरे के मुख्य रूप से अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। विशेषताओं की बात करें, आपके सामने हमेशा यहाँ का तापमान क्या है, ज़्यादा रहता है। तापमान आपको हमेशा यहाँ पर क्या कैसा देखने को मिलेगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना रहता है औसत तापमान? 27 से 30 डिग्री का तापमान है वो औसतन देखने को मिलता है। साथ के साथ वर्षा भर पूरे साल में यहाँ पर बरसात देखने को मिलती है और कितनी होती है, 200 से 250 डिग्री तक क्या बरसात देखने को मिलती है। मतलब हमेशा बरसात होती रहेगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है तो क्या है, पानी भी रहता है भूमध्य रेखा पर, तो पानी वाष्पीकरण होकर बरसात होती रहती है।
अगला क्या आर्द्रता अधिक। अब भाई देखो तो बरसात हो जाए ना, अपना भी मौसम चिपचिप हो जाए ना, तो इनके क्या हो जाए आर्द्रता कहे जाए। इस वजह से क्या है यहाँ पर हमेशा उमस भी बनी रहती है और यही उमस क्या बार-बार बारिश भी करती रहती है। अगला क्या है, यहाँ की क्या विशेषता देखने को मिलती है कि यहाँ पर घने और सदाबहार वर्षावन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के वर्षावन देखने को मिलते हैं? एक तो घना और जो वर्षा का जो वन ही मतलब बहुत ज़्यादा बरसात करने वाले वन है वो देखने को मिलते हैं। क्यों? भई बारिश होती रहेगी तो लगातार क्या वन वगैरह उगते रहेंगे, तो इससे वर्षावन रहते हैं। पशु-पक्षियों की समृद्ध विविधता और आपको पता है भई इतने जो पेड़-पौधे रहेंगे तो पशु-पक्षी भी देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? वही जंगल रहेंगे तो पशु-पक्षी है, फ्लोरा-फ़ौना तो देखने को ही मिलता है। तो ये भूमध्य रेखा की सामान्य विशेषताएँ हैं कुछ। अगले वाली जलवायु की बात करें अपन, इसमें से कौन-सी है? मानसूनी जलवायु की विशेषता। तो मानसूनी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से भारत, म्यांमार और चीन जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। तो भाई साउथ एशिया कौन किया? साउथ एशिया। साउथ एशिया के एशिया है वो जो दक्षिणी हिस्सा है, उन कौन-सा देश आई? भारत, बांग्लादेश और म्यांमार और चीन पाई जाएँ। उरे के रहे कि बरसात को मौसम देखने मिले। तो एक लेके कहे जाओ मानसूनी जलवायु के नाम से जाने जाए। और फसल भी की पर निर्भर करे, ज़्यादातर मानसून पर ही निर्भर करे। इसका कुछ विशेषताओं की बातें करें, गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर नमीयुक्त पानी बहता है। तो देखो आपने क्यों है जून-जुलाई का मौसम है बाद में बरसात देखने मिला, तो क्यों है आपने जो उरे भारत है, तो उरे क्या है उरे स्थल है, अब स्थल पर गर्मी पड़ेगी, समझ में आ गई? और समुद्र क्या है, समुद्र भई औसतन के रघु को तापमान है थोड़ो ठंडो रहे। तो जो आपके सामने हवा कैसे जाती है? ठंडे से गर्म की तरफ जाती है। तो यहाँ से जो नमी भरी हुई जो आपके सामने हवाएँ रहती है, वो कहाँ पर जाती है? पृथ्वी स्थल की तरफ जाती है, गर्मी की तरफ जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलती है आपको? बरसात देखने मिले है। अगले वाला क्या है? तो અહીંયા भी याद ना हो तो અહીંયા याद कर लो आदमी के जो ज़्यादा ठंड लागने लग जाए ना कटे जा गर्मी की तरफ जा। सर्दियों में शुष्क व उत्तरी पवनें चलती हैं और सर्दियों को मौसम आ जा कहीं को मौसम चलेगो जो मानसूनी जलवायु हम शुष्क मौसम रहो ठंडो-ठंडो मौसम रहो, एकदम ठंडी हवा चलेंगी। तो भई आपने भी तो देखो जब ठंडो मौसम रहे जब क्या करे बरसात-बुरसुत कम देखने मिले और क्या करे ठंडो मौसम देखने मिला है और उत्तरी पूर्वी हवा चले जिन प्रभाव भी बोली जाए ना उत्तरी पूर्वी हवा नाम के साम ज जानी जाए। वर्षा कैसी होती है? वर्षा मुख्यतः जून से सितंबर को देखने को मिलती है और वर्षा कैसे कब देखने को मिलती है? मुख्यतः जून से सितंबर को देखने को मिलती है। अगला क्या है कृषि इस पर निर्भर करती है और कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर आपको कृषि है वो मुख्यतः निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? मानसून पर मुख्यतः कृषि है वो निर्भर दिखाई देती है। अगला क्या है अनिश्चितता और असमान वितरण और आपको जो बरसात होती है, जो आपके सामने जो बरसात होती है उसका क्या आपको अनिश्चित व असमान वितरण है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? कहीं अब देखो राजस्थान में कम बरसात है और आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो कितनी बरसात देखने मिले। उठे अगर आप चल जाओगा लद्दाख में तो बहुत कम बारिश देखने मिलेगी और यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश देखने मिले। तो यही है जो है असमान बारिश देखने मिले हैं। कृषि की बात करा भई आपने या बताओ अब जो फसल चल रही है मौसम वाली अगर जो जून जुलाई वाली जुलाई अगस्त वाली तो ई फसल में अगर बारिश हो जाए तो बढ़िया फसल होगी नहीं को नहीं हुए तो की पर डिपेंड करे जो वर्ष कृषि है वो किस पर निर्भर करती है मानसून पर निर्भर करती है। तो आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है भूमध्य जलवायु की विशेषताओं को लिखिए। तो भूमध्य जलवायु है उसकी मुख्य विशेषताएँ क्या होती हैं आपके सामने? यह यह जलवायु 30 से 40 डिग्री अक्षांशों पर विशेषकर भूमध्य क्षेत्र कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है आपको 30 से 40 डिग्री के अक्षांश होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलती है। जहाँ पर कौन से क्षेत्र आते हैं आपको? कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश देखने को मिलते हैं। तो कौन से? कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश देखने को मिलते हैं जो बीच में से मध्य में आते हैं और जहाँ पर क्या है आपको लगभग क्या देखने को मिलता है? आपको खास करके यहाँ पे डेज़र्ट रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं। कैसी जलवायु रहेगी यहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क मतलब जब गर्मी को मौसम होगा जब क्या की रहेगी गर्म और ठंडो मौसम रहेगा। तो अपने भी रेगिस्तान है एम क्या गर्मी का मौसम है, गर्मी और क्या है को शुष्क एकदम सूखो-सूखो मौसम देखने मिलेगा। शीत ऋतु के मध्यम तापमान और वर्षा। जब शीत ऋतु आती है ना, जब बरसात का जो ठंड का मौसम आता है, उससे पहले क्या देखने को मिलती है? आपको बरसात का मौसम है, वर्षा का मौसम देखने को मिलता है। तो गर्मी और जो आपके सामने सर्दी है, उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी? बरसात है, वो देखने को मिलती है। वाइन, जैतून और संतरा जैसे फसलें देखने को मिलती हैं। तो कैसे प्रकार की फसल देखने को मिलती है? वाइन हो गया, जैतून हो गया, संतरा हो गया, उस जैसी फसलें अगर देखने को मिलती हैं। अ, अगला क्या है वर्षा पवनों से होती है और बरसात किस प्रकार से देखने को मिलती है? हवा से जो बरसात है वो देखने को मिलती है।
इसका क्या इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थ-वर्धक जलवायु के नाम से भी जाना जाना जाता है। ये कैसी रहती है भई ज जो लोग होते हैं उनके लिए अच्छे प्रकार की जलवायु बन मानी जाती है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु मानी जाती है। भई उन्हें ज़्यादा बीमारी को नहीं है, कि ना तो घनी ठंड पड़े, ना घनी गर्मी पड़े, बीच को सो मौसम रहे। समझ में आ गया आपको? रेगिस्तान वाले मौसम में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, बाकी इस क्षेत्र में एक क्या है ठीक-ठाक मौसम देखने को मिलता है। अगले वाले जो जलवायु है, वो क्या है टुंड्रा जलवायु। तो टुंड्रा जलवायु के बारे में बताना है, तो टुंड्रा जलवायु कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जो कहाँ पर पाया जाता है? 60 से लेकर 75 डिग्री के बीच में। आपको कौन-सा होता है अक्षांश में कौन-सा पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाता है और वहाँ पर कौन-सी जलवायु होती है? टुंड्रा जलवायु वो देखने को मिलती है। विशेषताओं की बात करें अत्यधिक ठंड, तो टुंड्रा जलवायु में क्या बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है और तापमान कितने डिग्री से 0 डिग्री से कम देखने को मिलता है। तो आपको टुंड्रा जलवायु में क्या होता है 0 डिग्री से कम तापमान है वो लगभग देखने को मिलता है। अगला क्या होता है लंबी ठंडी सर्दी व छोटी ग्रीष्म ऋतु और सर्दी होती है ना जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और क्या होता है ग्रीष्म ऋतु ठंडी। अब भाई ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में थाने भी बेर ठंड की ज़्यादा पड़ेगी। कई-कई बार तो क्या है पूरे-पूरे द दो 1-1 2-2 महीना के है आपके सामने ध्रुव पे सूरज भी को निकले। तो इका कारण क्या बहुत ज़्यादा ठंड देखने मिला है और ग्रीष्म ऋतु गर्मी काल है वो बहुत कम देखने मिला है। और अप्रैल से गर्मी कौन पड़ा उठे ત્યાં सोचो कि अच्छी जोर की गर्मी पड़ने लगी 30,000 टेम्परेचर चले गयो। उठेगी गर्मी को अर्थ है -20 या -10 डिग्री टेम्परेचर। भूमि बर्फ से ढकी रहती है, तो हर समय जो आपके सामने टुंड्रा जलवायु रहती है, तो इसमें क्या भूमि है, वो हर समय किससे ढकी रहेगी? बर्फ से ढकी रहेगी। भई सूरज की किरण ही कौन पहुँच ना क्या को एकदम ठंडी जलवायु तो आप ही बन जाएगी। अगला क्या वनस्पति नगण्य केवल काई और लाइकेन पाया जाता है, तो वनस्पति अब आप बहुत कम देखने मिला है, पानी की वजह से वहाँ पर जो एकदम ठंडी जलवायु में जो वनस्पति रह सकती है, जैसे काई है और लाइकेन है, वही रहती है। अगला क्या है, जीवन कठिन रहता है, जहाँ केवल पर इनुइट और एस्किमा लोग रहते हैं और यहाँ का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन रहता है और यहाँ पर बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। एक आध प्रजातियाँ जैसे एस्किमो है, वो उसकी प्रजाति और इनुकट प्रजातियाँ के लोग वहाँ पर रहते हैं। मतलब बहुत 1-2 जो पुरानी जनजाति ना, वही उरे देखने मिले हैं, बाकी का लोग उरे रह पड़े। यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ें, वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग क्या और इसके प्रभावों के बारे में बताइए। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। तो अगर अपना जो वातावरण है, इनके कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, अन्य जो ग्रीन हाउस गैस मिले हैं, इससे क्या है जो पृथ्वी को जो औसत तापमान है, वो क्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, जो अन्य ग्रीन हाउस गैस हैं, इनके बढ़ने से जो पृथ्वी को जो तापमान है वो बढ़ जाए, इनके कहा जाए वैश्विक उष्मीकरण कहा जाए। तो देखो ये गैस कह रही है, मान लो काँच को बक्सा है, ये काँच का बक्सा में क्या आपा कोई गैस पड़ती? तो अभी काँच का बक्सा को क्या है कि इम जब सूरज की किरण टकराएँगी तो वापस टकरा के चली जाएँगी, ठीक है? अब अणगैसा को क्या काम है, जै सूरज की किरण टकरा के जाएँगी तो बीच में थोड़ी बहुत रोक ली ताकि जो आपके सामने जो ये बक्सा है, यो ज़्यादा ना ज़्यादा गर्म हो, ना ज़्यादा ठंडा हो। अब क्या है अ, जो आपके सामने और ज़्यादा गैस बढ़ती, बहुत ज़्यादा गैस बढ़ती है, इसका कारण क्या है? अभी बहुत ज़्यादा जो आपके सूर्य की किरणें पर टेम्परेचर ने विकिरण रोक के रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो काँच का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यो ही सिद्धांत काम करे आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी। काँच के पृथ्वी है, सूर्य की किरणें हमें और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें उसको ट्रैप करके क्या कर देती हैं? पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं? हिम नदों का पिघलना। हिमनद क्या है? जैसे आपके सामने ग्लेशियर वगैरह होते हैं, उनको पिघलना वो पिघलने लगते हैं। अगला क्या है समुद्री स्तर में वृद्धि। अब भाई कोई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो पानी पिघल के कटे जाको, समुद्र में जाको और समुद्र में जाको ग्लेशियर बहुत बड़ा है, तो इससे क्या है समुद्र को इस तरह वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्यों? बरसात वगैरह भी ज़्यादा देखने मिलेगी और भू-स्खलन है, सूखा है, वैसी घटनाएँ भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगला क्या है पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और आपको जो बायोडायवर्सिटी होती है, उस पर आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है? नकारात्मक प्रभाव वो देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट क्या है? मानव स्वास्थ्य पर खतरा, जो मानव का जो अपना जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा है वो रहता है। तो यही है हिमनद होते हैं उनको पिघलना रहता है, समुद्रों की जो स्तर होता है उसमें भी वृद्धि रहती है। जो सूखा बाढ़ वगैरह की घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं। अब अगले वाले प्रश्नों की बात करें, ओज़ोन जो आपके सामने ओज़ोन डिप्लेशन की बात करें, कारण क्या होता है ओज़ोन डिप्लेशन का? सबसे पहले क्या होते हैं सीएफसी गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें हैं जो अपने फ्रिज व एसी में रहती हैं, वो क्या करती हैं? देखो मैं ओज़ोन लेयर के बारे में बता देता हूँ।
ओजोन लेयर की एक छतरी की ने काम करे आपने। जब छतरी के करे बारिश को आवे ना, तो बारिश ने रोकण को काम करे। ऐ जो ओजोन लेयर है या परत है या के करे अपने सूर्य के द्वारा हानिकारक यूवी रेडिएशन अपने पृथ्वी पर आई है। इससे क्या अगर डायरेक्ट आ जाए तो इंसान का कोई बहुत हानिकारक बीमारी होगी, या मान लो अपना जीवन पॉसिबल ही कोनी। तो क्या है ओजोन लेयर है ना, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल से बन के बनी हुई है। बाकी है वो यूवी रेडिएशन पृथ्वी पर आने के लिए रोकता है। मतलब ऐ इतनी आने देगी जितना इंसान ने फायदो है। तो क्या है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है ना, जो फ्रिज वगैरह एसी के अंदर ये क्या है इन पतली कर दी। अब मान लो कोई छतरी अब छिनछनी होगी, पतली होगी, तो इससे क्या बरसात डायरेक्ट मायने आ जाओगी ना। अ क्या ओजोन लेयर पतली होगी का कारण की यूवी रेडियस डायरेक्ट पृथ्वी पर देखने मिला है। अब क्यों देखने मिला है पतले, क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण देखने मिल रहा है। एरोसोल जो सेंट वगैरह लगाओ ना थे, इका जो स्प्रे है, इका अंदर भी जो आपके सामने जो क्लोरीन फ्लोरीन पाई जाए, और इससे भी क्या आपके सामने जो ओजोन को जो क्षरण है वो देखने मिला है। प्रभाव की बात करें, पराबैंगनी किरणें हैं जो सीधे पृथ्वी पर पहुँचते हैं, इसका पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है? जो आपको यूवी रेडिएशन होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो सीधे ही पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं। अगला क्या है, इसमें त्वचा का कैंसर, आँखों की बीमारियाँ हैं, ये सब बीमारियाँ भी फैलती हैं। क्यों? सीधी की सीधी अब थे उनको मैं तो तावड़ी में गई और मेरे खुजली सी रहने लगी, वाक़ई है यूवी रेडिएशन का वजह से रहा है, और आँखें वगैरह पे भी टकरा जाए तो अपनी आँख खराब होने का भी चांस नहीं। अगला क्या है, फसल और पशु-पक्षियों पर भी विपरीत असर, और जो फसल होती है वो भी खराब हो जाती है, और पशु-पक्षी उस पर भी विपरीत असर देखने को मिलता है। अंटार्कटिका पर ओज़ोन छितर होता है, उस पे भी छेद देखने को मिलता है। जो अंटार्कटिका क्षेत्र होता है वहाँ पर भी क्या है, ओज़ोन का जो क्षेत्र है वहाँ पर छिद्र होना दिखाई देने लग गया है। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट वीडियो था जर्नल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स उससे संबंधित मैंने आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर से बताना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।